एनक्यूएम की बड़ी शख्सियत का पिंकी के साथ नाम जुड़ गया या जोड़ा गया, एक बड़ा गहरा मामला आपके सामने रखने वाला हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत कहां पर मौजूद है और क्या मामला तय हो चुके हैं। दो बड़े जालों के दरमियान लड़ाई की पूरी कहानी सामने रखने वाला हूं। अल्ताफ हुसैन और एक बड़े एंकर और फिर उसके साथ इंडिया की एम्बेसी का मामला क्या चल रहा है, तहलका खेज। मदरसे क्या कर रहे हैं, एक ऐसे प्रोग्राम की कहानी आपको बताने वाला हूं जहां सिर्फ चंद लोग मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर देने वाले हैं बहुत ही तहलका खेज खबरें, और उन सब खबरों के लिए जरूरी यह है कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो बातें मेरे कानों ने सुनी है वो बहुत ही खतरनाक है। मगर उन सब के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी अहम मामलात और बड़ी ही तहलका खेज खबरें जो कि एक कुकिंग क्वीन यानी कि कुकिंग की मलका के मुतालिक, यानी पिंकी के मुतालिक, यानी अनमोल के मुतालिक कही जा रही है। अब उसमें सनसनी खेज इंकशाफात हो रहे हैं या फिर आवाम को बताने की कोशिश की जा रही है। मैं वो चैप्टर आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको हिला कर रख देगा कि आखिर उसमें एनक्यूएम के एक अहम रहनुमा का नाम किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप्स इस नाम को किस लिए चला रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मगर हिम्मत और हौसले से रहिएगा कि वो कौन सा बड़ा एंकर है कि जो कि भारतीय सिफारत खाने के अंदर मौजूद था और उसमें अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा है, ये भी आपके सामने रखने वाला हूं। दो बहुत बड़े जियाले आपस में टकरा रहे हैं और फिर आज बिलावल भुट्टो क्यों इतना बरहम नजर आए, क्यों इतना गुस्से में नजर आए, वजह क्या थी, ये सब आपके सामने आने वाला है। पहली कहानी का आगाज मगर एक अजीब बात से कर रहा हूं। कराची शहर की एक बहुत ही बड़ी और अहम जगह पर, जहां पर सिर्फ चंद लोग मौजूद थे और खास तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। वो प्रोग्राम इस हवाले से था कि वहां पर इन मामला पर बात की जाए कि जनाबे वाला के जो नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो आमूमी वॉरफेयर नहीं है, यानी जंग नहीं है, उसके अलावा क्या मामला हो रहे हैं। उस तकरीब के अंदर कोई सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 लोग मौजूद थे, मगर इंकशाफात बहुत अहम थे। उसके अंदर एक साहब ने खड़े होकर यह कहा कि कराची शहर से लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा खतरा है वो है इंतहा पसंदी का और वो है दहशत गर्दी का। खबर ये नहीं थी, खबर उससे बढ़कर ये थी कि उस सारे मामलात के अंदर ये बात कही गई कि जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर 32,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और लाखों की तादाद में मदरसे मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। और इस बात का इशारा दिया गया कि जनाब ये तमाम के तमाम मदरसे किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं पर क्या यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म यानी इंतहा पसंदी और पाकिस्तान की फौज से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची पर जो हमले हो रहे हैं वहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। मैं आपको ये खबर नहीं दे रहा, लेकिन ये खबर एक पाक सूडान यानी कि पाकिस्तान और सूडान के हवाले से जो एक तिजारती एक प्रोग्राम है उस हवाले से मुनक्किद किया गया था। और उसमें ये बात कोई मैं नहीं बल्कि सिंध का साबिक वजीर दाखिला और किसी जमाने में परवेज मुशर्रफ के बड़े करीबी समझे जाने वाले और इस वक्त का बड़ा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कही। मेरे लिए ये कहानी बड़ी अहम थी और उसका एक अगला पार्ट भी था। इसी के अंदर एक थाईलैंड के जो कॉन्सुलेट है वो भी मौजूद थे, यहाँ पर बांग्लादेश के कॉन्सुलेट भी मौजूद थे और या मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि गिने चुने 10-15 लोग मौजूद थे जिसमें मैं भी शामिल था। वहीं पर जब ये बात सामने आई कि थाईलैंड के जो कॉन्सुलेट है उनको जब ये बात करनी थी तो उन्होंने और इंकशाफात करना शुरू कर दी और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि खुद थाईलैंड के अंदर भी यही मामला चल रहे हैं और उन्होंने एक तरफ इशारा किया कि AI की वीडियोस बनाकर AI से ऐसी वीडियो जनरेट की जा रही है कि जिसकी मदद से
खास तौर पर थाईलैंड को इस मामले का शिकार नजर आता है कि वहां पर इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा फैल रही है। अब आप समझ रहे हैं, ये मामला इतना अहम थे कि उससे बहस, अभी मैं ये बात कर ही रहा था कि थोड़ी देर में मेरे सामने एक और तस्वीर आना शुरू हुई और फिर एक नई कहानी आना शुरू हुई। ये तो पूरा इस प्रोग्राम के अंदर हुआ, यानी कि पाक सुदान के हवाले से जो सारी बातें हो रही थी उसमें ये बातें हो रही थी, और उसमें खास तौर पर इस बारे में जिक्र किया जा रहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा कहां पर और किस तरीके से मौजूद है। वहीं पर यह बात हो रही थी कि कराची को क्या आइंदा दिनों के अंदर दहशतगर्दी की लपेट में आएगा, मगर इस सारे मामलात में जो चीज सबसे बड़ी जुड़कर सामने आ रही थी और जो डिस्कशन वहां पर भी बार बार जेर बहस आ रहा था, वो एक पिंकी जैसा किरदार ही है। अब मामला यह हुआ है कि पिंकी की हवाले से बहुत सारे इंकशाफात सामने आ रहे हैं, पिंकी की बहुत सारी ऑडियो लीक सामने आ रही है, मगर उसमें बहुत सारे सियासतदानों और बहुत सारे अदाकारों के नाम आए हैं। लेकिन अब ये खास तौर पे प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। बहुत सारे सियासतदान हो सकते हैं, अब उन्हीं सियासतदानों में से सिर्फ एक एमक्यूएम के सादिक इफ्तिखार का नाम मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की हेडलाइंस के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर आना शुरू हो गया। सवाल ये है कि क्या एक बहुत ही अहम इन्वेस्टिगेशन जब चल रही हो, उस इन्वेस्टिगेशन में से वो मालूमात लीक कर कर जानबूझकर बताई जा रही है कि जिससे सियासी फायदा हासिल किया सके। दो बड़ी अहम कहानियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो बड़े अहम रहनुमाओं के बच्चे ओवरडोज की वजह से, इसी कोकीन की ओवरडोज की वजह से कत्ल में समझूंगा, कत्ल हो चुके हैं। लेकिन वहां पर उनके हवाले से जिक्र होने की बजाय एमक्यूएम के हवाले से ही जिक्र किया जा रहा है। मैं किसी को ग्रीन चिट नहीं दे रहा, हो सकता है कि एमक्यूएम के लोग हो सकता है पीपल्स पार्टी के लोग हो, लेकिन ये खबर सिर्फ एमक्यूएम के हवाले से क्यों लीक की जा रही है और एमक्यूएम के मामले को क्यों? भाई अगर इसमें जाहिर है, अगर वो कह रहे हैं बहुत सारे सियासतदान, तो क्या और ये बातें सामने मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं के बच्चों की हवाले से मामला सामने आए, लेकिन वहां का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? तहरीक इंसाफ के हवाले से क्यों जिक्र नहीं किया जा रहा? ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है कि ये मुहिम क्यों और ये इंकशाफात क्यों सामने लाए जा रहे हैं। जनाब अगर बहुत सारे अदाकार मुलव्विस रहे तो उन अदाकारों के नाम क्यों नहीं आ रहे? जनाब वाला अगर इसमें बहुत सारे पुलिस अफसरान शामिल हैं और जो पिंकी बता रही होगी या फिर चलवाई जा रही होगी तो उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? एंटी नार्कोटिक फोर्स के नाम क्यों नहीं आ रहे? या इन सब के नाम क्यों नहीं बताए जा रहे? तो दर हकीकत एक बार फिर वही गेम शुरू हो गया है कि जनाब अगर पिंकी जैसी एक क्वीन को अगर पकड़ा जा रहा है तो उससे इस खास तौर पर ड्रग की चीजों को खत्म करने की बजाय उसके इंकशाफात की बुनियाद पर मजीद तहकीकात करके इस निजाम को खत्म करने की बजाय इस पर क्यों बात हो रही है कि जनाबे वाला इसको अब सियासी एंगल क्यों देने की कोशिश की जा रही है? मैं आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं वहां थाईलैंड के मैंने डिप्टी कॉन्सुलेट को सुना था तो उन्हें भी एक बहुत बड़ा मसला और उनकी एक बहुत बड़ी बॉर्डर क्योंकि म्यांमार के साथ लगती है, कई मुल्कों के साथ लगती है, उनको भी ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा मसला है और उनको भी यही सारी सूरत हाल है। और जब मैंने उनसे वहां पर ये गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से सख्त कानून साजी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के यहां पर ये क्यों इस हवाले से कानून साजी नहीं हो सकती और इसे पॉलिटिकल एंगल के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप सोचिएगा। लेकिन अभी कहानी बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी सबके सामने आ रही थी और यही कशीदगी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीर के रोज इस्लामाबाद पहुंचे। एक दो दिन उन्होंने सारे मामलात को देखा और बुध के दिन यानी कि जुमेरात के दिन यानी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अब आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम क्यों किया मैं आपको खबर देता हूं, अगर आपके पास नहीं है तो सुनिएगा मेरी बात, समझिएगा। मैं आपको बड़ी कहानी बता रहा हूं। मामला यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होने वाला है इलेक्शन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां इलेक्शन फाइट करने की जानिब जा रही है, तहरीक इंसाफ आजाद बुनियादों पर जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है। कहानी वहां पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये समझिएगा कि कहानी वहां पर यह हो रही है कि वहां पर वजीर आजम भी गए और उन्हें खिताब कर कर वहां पर यह बात कही है। गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी क्योंकि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जा चुकी है और बिलावल मुतवक्के तौर पर कल या परसों गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होंगे। कराची से भी कुछ बड़े बड़े नाम गिलगित बल्तिस्तान गए हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको कहानी समझ आएगी। लेकिन मामला क्या है?
बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसमें बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ी अहम कहानी नजर आ रही है। बार बार बिलावल से ये बात पूछी गई कि जनाब एनएफसी नई कानूनी तरामीम के हवाले से आपके पास क्या है, बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से क्या है। बेनजीर इनकम सपोर्ट की कहानी तो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, लेकिन कहानी का क्या सिलसिला है कि उसमें यह मामला हुआ कि बार बार उनसे सवालात पूछे जा रहे थे और यही बात कही जा रही थी। अच्छा, बिलावल का एक खास बिलावल ने अंदाज अपनाया हुआ है। बिलावल आमतौर पर जिसे हैसियत नहीं देना चाहता उसका नाम नहीं लेता। एक बड़े ही स्टेट मिनिस्टर है, यानी कि एक स्टेट के एक वफाकी वजीर मुमलिकत हैं खेलदास कोहिस्तानी, इनका ताल्लुक सिंध से, और इन्होंने पिछले दिनों ये बात कही कि जनाब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सिंध के हवाले किया जा रहा है। अब कहानी वहां पर यह आई कि जब एक सहाफी ने सवाल पूछा कि एक वफाकी वजीर ये कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सिंध के हवाले किया जाएगा, तो बिलावल का ये अंदाज है। बिलावल और बहुत सारे सियासी रहनुमा ये करते हैं कि जिसको वैल्यू नहीं देना चाहते कहते हैं कौन है ये। आपने मुर्तजा साहब को अक्सर देखा होगा, वो पूछता कौन है ये, मैं नहीं जानता। आपने अल्ताफुद्दीन साहब को अक्सर देखा होगा कि जब वो इस तरह के लेवल पे कोई सवाल उनसे हो जाए, कौन है, मैं नहीं जानता। अच्छा, आमतौर पर जब आप उसको किसी नीचे वाले आदमी को डिग्रेड करना चाहते हैं तो आपका एक तरीकेकार होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल यही किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कौन है ये वजीर, मैं नहीं जानता। इतनी देर में साथ बैठी हुई थी शाजिया मरी। अच्छा, शाजिया मरी क्योंकि इंफॉर्मेशन भी देखती है और इस्लामाबाद के अंदर साथियों जो काम यहाँ शर्जील वगैरह कर रहे होते हैं वहीं वहां पे शाजिया भी कर रही होती है। तो शाजिया आसफ भुट्टो जरदारी के बड़े करीब समझी आती है। अच्छा, शाजिया ने वहां पर यही कहा, वो सर वो वफाकी वजीर कोहिस्तानी है। तो फौरन बिलावल ने कहा मैंने आपसे पूछा है। बिलावल ने उनको झाड़ दिया। अब झाड़ क्यों दिया? क्योंकि बिलावल अपना टेम्पो उसी तरीके से बनाना चाह रहे थे, कौन है वजीर। अब उन्होंने कहा अच्छा, अब हुआ ये कि ये वाली वीडियो मार्केट के अंदर रिलीज हो गई, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो वेबसाइट्स पर सब जगहों पर अपनी वीडियोस जारी की, उसमें इस क्लिप को काट दिया, उसमें इस क्लिप को काट दिया। तो दर हकीकत खैर हमारा ये मामला नहीं है। हमारा मामला ये है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि जनाब 28वीं तरमीम के हवाले से हमसे कोई बात नहीं हो रही। एमक्यूएम इस उम्मीद के अंदर कि जनाब बिलावल अगर 28वीं तरमीम आएगी तो हो सकता है कि उनकी बातों को मान लिया जाए और वो एक पॉलिटिकल बात को आगे लेकर चल सके। एक बात उन्होंने ये कही कि जनाब हमारी वफाकी वजारत से कोई बात नहीं हो रही, हाँ अलबत्ता माली मामलात हैं। माली मामलात का मसला ये वाज़ेह तौर पर है कि एनएफसी के अंदर कटौतियां करनी है और बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों को यहां पर मुंतकिल करना है। आइंदा दिनों के अंदर इस हवाले से मजीद तेजी आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान इस हवाले से कशीदगी होगी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर भी नजर आ रही है और यहां पर भी नजर आ रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि कम अज कम दोबारा से वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत की तश्कील कर सके। दूसरी तरफ यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो हो जाए, तहरीक इंसाफ अपना करेगी, लेकिन होगा वही जो चाहेंगे। आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा सियासी शऊर रखते हैं। आप समझ गए ना, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। सही है। और खैर खबर मैंने आपको इस हवाले से दी है। तो अब नई आईनी तरमीम का तो समझे कि पंडोरा बॉक्स बंद हो रहा है, लेकिन एनएफसी के हवाले से मामला चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आईनी तरमीम या दीगर चीज अगर आए तो एनएफसी के हवाले से, और एनएफसी में तब्दीली का मतलब होगा 18वीं तरमीम में तब्दीली। अब 18वीं तरमीम कितनी तब्दील होती है ये एक अलग मसला खड़ा होगा, मगर कहानी एक और है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। डरिएगा नहीं, चिचकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। हुआ यह कि एक बहुत बड़ा मारूफ सहाफी और जिसे तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता समझा जाता है, इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान की एक ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर चलाई गई कि जिसमें इमरान रियाज खान एक ऐसी जगह से बाहर निकलते हैं जहां पर इंडिया का झंडा लगा हुआ है, जहां पर इंडिया का झंडा लगा हुआ है। अब इमरान रियाज खान की उस वीडियो को, उस तस्वीर को मैंने खुद बजाते खुद जाकर गूगल के एक सॉफ्टवेयर की मदद से ये चेक करने की कोशिश की कि क्या ये एआई वीडियो तो नहीं है, ये एआई का कारनामा तो नहीं है। तो मुझे पता चला कि इमरान रियाज खान की वो जो तस्वीर है वो ओरिजिनल है। ये मैंने बाकायदा चेक किया। इसका मतलब यह है कि तस्वीर तो ठीक है। अब ये बहस चली हुई थी कि इमरान रियाज खान क्या इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इंडिया के झंडे वाली जगह पर गए। अब उस पर बहस चल रही थी और उसमें आ गए अल्ताफ हुसैन साहब भी।
अल्ताफ़ुद्दीन साहब ने बाकायदा अपना एक वीलॉग किया और उस वीलॉग के अंदर ये बताया कि जनाब ये एक तस्वीर आई है, तो उसमें हो सकता है भाई वो सहाफ़ी हो, किसी मामले के लिए गए हों। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम पर भी इसी तरह की किसी मुलाकातों पर इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे, हम पर भी ये बातें कही जाती रही है कि जनाब हम हमारे ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहे। तो खैर, तो इमरान रियाज खान के मामलात में और खासतौर पर आपको याद होगा कि पिछले दिनों एमक्यूएम के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वीलॉगर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी उनके खिलाफ, अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ भी, एमक्यूएम के खिलाफ भी बहुत सारी बात कही थी। उसके बाद बाकायदा एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से, अल्ताफ़ हुसैन साहब के प्लेटफॉर्म से उन एंकर्स के खिलाफ भी धुआंधार तकरीरें की गई थी। मगर इस मामले में इमरान रियाज खान की बात करते हुए उन्होंने बहरहाल अपना मौक़िफ़ दिया है। तो अब ये मामला एक तरफ चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके इल्म में है कि पिछले कई दिनों से ये वीडियोस वायरल हो रही है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, उनके नोबेल इनाम के हवाले से अब उसमें एमक्यूएम के जो दोनों ग्रुप्स हैं वो सरगर्म नजर आ रहे हैं। यानी एमक्यूएम के वो वाले ग्रुप नहीं जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ है, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी नहीं, अलबत्ता एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन इस हवाले से दोनों एक दूसरे के सामने। और ये बात कही जा रही है कि एमक्यूएम लंदन ये कह रही है कि जनाब हमने सबसे पहले ये मुतालबा किया था कि उन्हें इस हवाले से नोबेल इनाम दिया जाए, और एमक्यूएम पाकिस्तान ये कह रही है कि हमने एक करारदाद यहाँ पर पेश की है और इस सिंध असेंबली के अंदर भी हमने एक करारदाद लाने की कोशिश की है। अच्छा, सिंध असेंबली से बात आए तो दो जाले एक बार फिर लड़ रहे, बाकायदा जो इस वक्त निसार खोड़ो साहब हैं वो और स्पीकर अवैस कादिर साहब हैं, जो वो दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सिंध के सदर हैं निसार खोड़ो साहब। तो एक बाकायदा एक तहरीक चलाई जा रही है और उसके अंदर निसार खोड़ो को ये बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल सच्चे आदमी है, वो बिल्कुल सच बोलते हैं, और वो अवैस साहब के खिलाफ चलाई जा रही है। और दूसरी तरफ अवैस साहब के जो मानने वाले हैं वो उनके लिए चला रहे हैं। तो जाले एक दूसरे के खिलाफ अब बाकायदा सरगर्म नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाते हुए नजर आ रहे हैं। यही सूरत हाल दीगर जगहों पर भी जा रही है, मगर इसमें काफी तब्दीलियां भी रोनुमा हो रही है। और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसकी आवाजें आना शुरू हो गई है। बिल्कुल यही इख्तलाफात इस वक्त फिर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान भी मौजूद है। जो वफूद पीएसपी के लोगों से मिलने के लिए आते हैं उनसे पीएसपी के ही लोग मिलते हैं, यानी वो एमक्यूएम वाली जो एनर्जी है वो नजर नहीं आती कि जनाब दोनों ग्रुप एक साथ बैठकर किसी वफ्द के साथ मिल रहे हो या किसी एक साथ मामला कर रहे हो। लेकिन फिलहाल इसमें इस वक्त ठंडा है, दोनों एक ही जगह पर बैठ रहे हैं, दोनों एक ही जगह पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और दोनों एक ही जगह पर मामला भी हल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो इंटरनेशनल खबरों का भी बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है, और खास तौर पे ये अफवाहें आने के बाद और ये इतलात आने के बाद, बल्कि ये इतलात इसराइल के वजीर इसराइल के जो नेतन्याहू का दफ्तर है उनसे बाकायदा एक खबर रिलीज की गई कि नेतन्याहू यूएई के सदर से मुलाकात करने के लिए गए थे, और ये मुलाकात एक ओमान की सरहद के साथ एक नखलिस्तानी इलाके के अंदर हुई थी और ये कई घंटों तक चली थी। यूएई मना कर रहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई है इजराइल के वजीर आजम से, लेकिन इसमें ईरान के वजीर खारजा इराक़ची साहब ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हमें इस मुलाकात का इल्म था और हमने अपनी आला कमान को बता दिया था कि ये मुलाकात हो रही है। तो अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि उनकी मुलाकात यूएई के सदर के साथ हुई है और जंग के दौरान हुई है और यूएई में ओमान की बॉर्डर के पास हुई है, जबकि यूएई से मुसलसल मना कर रहा है कि जनाब अगर इस तरह की मुलाकात होती तो बिल्कुल हम सबके सामने मुलाकात करते। ये इख्तलाफात अपनी शिद्दत पर है। अमेरिकी सदर इस वक्त चीन के अंदर मौजूद है, दो बड़े दुश्मन एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और आज इंडिया के अंदर जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बहुत सारे ममालिक वहां पर शामिल थे, जिसमें ईरान भी वहां पर शामिल था, जिसमें इंडिया के अंदर हुई है, वहां पर बार बार बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने पर बात की है। और बड़ी अहम खबर वहां पर यह है कि इंडिया की कोशिश के बावजूद भी पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर तमाम ममालिक मिलकर भी एक मुत्तफिका तौर पर किसी भी जो रेजोल्यूशन होती है, करारदाद होती है, या जो अलामिया जारी किया जा रहा है, इंडिया की ख्वाहिश बावजूद भी उन ममालिक ने पाकिस्तान के खिलाफ बात करने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर तस्वुर होती है अगर आप इसे सोचें। और इस वक्त पाकिस्तान के जो मामला खासतौर पर अमन ओमान के हवाले से, ईरान और अमेरिका के हवाले से चल रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गए हैं। इस हवाले से मेरे पास भी कुछ खबरें और मजीद भी आ रही है, आइंदा किसी प्रोग्राम में उस हवाले से तफसील के साथ आपसे बयान करूंगा। जो कुछ भी आज मुल्क के अंदर होता रहा है, शहर के अंदर होता रहा है, वो आपके सामने हमने रखा है। इजाजत दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकेगा नहीं, कोई लापता।